और हम लोग बात करते हैं पावर सिस्टम की, तो हमने ये सीखा था अब तक कि अगर हम पावर सिस्टम को एक क्लाउड के रूप में रिप्रेजेंट करें तो एक तरफ हमारा लगा होगा जनरेटर, जिसको मैंने यहाँ पे अल्टरनेटिंग सोर्स की तरह दिखाया, और एक हो गया लोड हमारा। तो हमने देखा था कि अगर रिएक्टिव पावर के टर्म्स में बात करी जाए तो एक कंडीशन हो सकती है कि सिस्टम के अंदर जितनी रिएक्टिव पावर होनी चाहिए उससे ज़्यादा रिएक्टिव पावर अगर उसके अंदर मौजूद हो गई, और ऐसी कंडीशन में हमने क्या करा था, ऐसे कंडीशन में इस एक्स्ट्रा रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्व करने के लिए हम लोग एक इंडक्टर लगा देंगे, और ये इंडक्टर क्या करेगा, ये इंडक्टर पूरी रिएक्टिव एक्स्ट्रा रिएक्टिव एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेगा, और हम इस तरीके से अपने सिस्टम को Q इक्वल टू क्यू रेटेड बना देंगे। वहीं दूसरी कंडीशन हमने सीखी थी कि अगर कोई ऐसा कुछ केस हो गया जिसके अंदर पावर सिस्टम के अंदर कि हमारी जितनी रिएक्टिव पावर होनी चाहिए उससे कम हो गई रिएक्टिव पावर, तो ऐसे पर्टिकुलर केस के अंदर हम लोगों ने सोचा था कि हम क्या करेंगे, कैपेसिटर को इंस्टॉल करेंगे। ये कैपेसिटर क्या करेगा, ये कैपेसिटर जितनी कमी है रिएक्टिव पावर की वो डिलीवर कर देगा, और इस तरीके से हमारी कोशिशें रहती हैं एज अ पावर इंजीनियर कि हम सिस्टम के अंदर जितनी रिएक्टिव पावर होनी चाहिए उतनी मेंटेन रख सकें बाय यूजिंग इंडक्टर और कैपेसिटर। लेकिन इन दोनों ही चीज़ों में एक चीज़ बड़ी कॉमन है, वो है इनको हमें कनेक्ट करना पड़ेगा जब ऐसा कोई सिनारियो होगा, यानी कि अगर रिएक्टिव पावर रेटेड से कम हो गई तो हमें इन्हें कनेक्ट करना पड़ेगा इंडक्टर को, सॉरी कैपेसिटर को, और अगर रिएक्टिव पावर जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा हो गई तो इंडक्टर कनेक्ट करना पड़ेगा। तो कनेक्शन एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, और जब इनका काम पूरा हो जाएगा, यानी कि जब ये सिस्टम के अंदर जितनी होनी चाहिए उतनी रिएक्टिव पावर को मेंटेन कर देंगे, तो फिर हमें इन्हें डिस्कनेक्ट भी करना पड़ेगा। लेकिन जब भी हम इन्हें कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करते हैं तो ये जन्म देते हैं स्विचिंग ट्रांजिएंट के। बाय द वे, अगर आपको स्विचिंग ट्रांजिएंट के बारे में नहीं पता है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं जल्दी इस पर कोई लेक्चर बना के आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो यानी कि कनेक्ट और डिस्कनेक्ट, यानी यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो जब भी हम इंडक्टर को कनेक्ट करते हैं या डिस्कनेक्ट करते हैं, वैसे ही जैसे कैपेसिटर को या फिर हम जब कनेक्ट करते हैं या डिस्कनेक्ट करते हैं, तो ये दोनों ही एक स्विचिंग ट्रांजिएंट को जन्म देते हैं, जो कि सिस्टम के लिए अच्छी बात नहीं है। ठीक, तो सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन है कि हम एक रिएक्टिव कंपोनेंट डिवाइस लेके आएँ और उसको हमेशा के लिए कनेक्ट रहने दें सिस्टम से, और जब भी क्यू ज़्यादा हो क्यू रेटेड से तो वो इंडक्टर की तरह वर्क करे, और वहीं पे जब क्यू लेस देन हो क्यू रेटेड से तो वो कैपेसिटर की तरह वर्क करे, और ये डिवाइस हमेशा सिस्टम से कनेक्ट रहेगी, तो कोई कनेक्ट और डिस्कनेक्ट का झाड़ नहीं होगा, और यही डिवाइस इंडक्टर भी बन जाएगी और कैपेसिटर भी बन जाएगी, यानी कि अपना रोल भी चेंज कर सके। तो फ्लेक्सिबल भी हो, स्टैटिक भी हो, इन सब चीज़ों के लिए हमें एक ऐसी डिवाइस ईजाद करनी पड़ी, और उसी डिवाइस को नाम दिया हमने स्टैटिक वीएआर कंपनसेटर। ठीक है, या फिर इसको एसवीसी के नाम से भी जाना जाता है। तो यही आज हमारा टॉपिक है, आज हम लोग चर्चा करेंगे इसी बारे में। मेरा नाम प्रांजल है, और आज हम लोग बड़ा डिटेल में जानेंगे कि स्टैटिक वीआर कंपनसेटर क्या होते हैं। ये लास्ट टॉपिक है पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइसेस का, क्योंकि अब तक हमने ऑलरेडी स्टैटिक कैपेसिटर देख लिए थे, फिर हमने देखा था कंडेंसर देख लिया था, सिंक्रोनस कंडेंसर, उसके बाद हमने फेज एडवांसर देखे थे, एंड देन लास्ट फाइनली स्टैटिक वीआर कंपनसेटर के बारे में चर्चा करेंगे आज हम लोग। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग स्टैटिक वीआर कंपनसेटर की बात करें तो एसवीसी, इसमें स्टैटिक का मतलब क्या है, स्टैटिक का मतलब है कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं है, यानी कि कोई स्विच टाइप का नहीं है कि हम इसे कनेक्ट और डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, किसी भी तरीके का मूवेबल पार्ट नहीं है। स्टैटिक मतलब ये लगातार कनेक्ट रहेगा। और वी और सी, इसका क्या मतलब होगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे फ्लेक्सिबल कंपनसेशन। ठीक है, यानी कि आपका जो सिस्टम है, जो भी आप एसवीसी ले रहे हो, उसकी दो खास बात होंगी। एक तो उसके अंदर कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होगा, रोटेटिंग इन द सेंस मूवेबल पार्ट नहीं होगा, जैसे कि रोटेटिंग पार्ट जैसे सिंक्रोनस कंडेंसर में मोटर चल रही होती थी। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा इसके अंदर। फेज एडवांसर में भी मोटर रोटेट हो रही होती थी, तो ऐसा कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं है। दूसरी बात है, फ्लेक्सिबल कंपनसेशन आपको देखने को मिलेगी। नाउ यहाँ पे एक बड़ी अच्छी सी डेफिनेशन आ जाती है, सिंपल सी, कि इट इज़ अ फ्लेक्सिबल वीआर कंपनसेशन डिवाइस डेट कैन सप्लाई और एब्जॉर्ब रिएक्टिव पावर। बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो सप्लाई भी करेगी और एब्जॉर्ब भी करेगी रिएक्टिव पावर को बाय यूजिंग थायरिस्टर कंट्रोल्ड कैपेसिटर एंड रिएक्टर। नाउ ये थायरिस्टर के बारे में ऑलरेडी आपने इसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा। ये एक एडवांस वर्जन होता है डायोड का, जिसको हम लोग दोनों डायरेक्शन में, यानी जैसे डायोड होती थी उसे एक ही डायरेक्शन में कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन थायरिस्टर को हम लोग बोथ वे सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। तो थायरिस्टर जो है यहाँ पे हम लोग, यानी कि कंडक्शन मोड में भी कंट्रोल करा जा सकता है और कट ऑफ मोड में भी कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग बेसिकली। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा बता देता हूँ कि डायोड जो होती है, डायोड को अगर हमने एक बार ऑन कर दिया तो हमारा इसके ऊपर से कंट्रोल जो होता है वो चला जाता है। लेकिन अगर हम थायरिस्टर की बात करें तो थायरिस्टर को एक बार आपने ऑन कर दिया, उसके बाद भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो ऑन के बाद भी, यानी कंडक्शन मोड में भी एक कंट्रोल जो है वो थायरिस्टर में आपको मिलता है, जबकि डायोड में नहीं मिलता है। बाकी डिटेल्स आपने इसको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ही आप पढ़ सकते हैं। खैर आगे चलते हैं, टॉपिक पे आते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग एसवीसी जो डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक फ्लेक्सिबल वीआर कंपनसेशन होगी, यानी कि फ्लेक्सिबल रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगी और एब्जॉर्ब भी करेगी ज़रूरत के हिसाब से। और इसको कंट्रोल कौन करेगा, कंट्रोल करेंगे थायरिस्टर। अच्छा, कंट्रोल थायरिस्टर करेंगे, लेकिन करेंगे किसकी मदद से, तो विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर एंड रिएक्टर। यानी कि कुछ अलग सा नहीं है यार। देखो एक बात ध्यान रखना, रिएक्टिव पावर हमेशा
या तो कैपेसिटर से कंट्रोल कर सकते हो या फिर इंडक्टर से। इंडक्टर देगा, कैपेसिटर कैपेसिटर देगा और इंडक्टर जो होगा वो उसे एब्जॉर्व करेगा, सिंपल सा। तो कोई ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस, यानी कि दुनिया की जितनी भी कंपनसेशन डिवाइसेज हैं सब में हमें अल्टीमेटली कैपेसिटर और इंडक्टर, या तो हम कैपेसिटर और इंडक्टर लगाएंगे या फिर उनके जैसा इफेक्ट क्रिएट करेंगे, यानी कि जो कंडीशन कैपेसिटर की होती हैं लीडिंग वीआर देने वाली कंडीशंस, एब्जॉर्व करने वाली, लीडिंग वीआर एब्जॉर्व करने वाली, और इंडक्टर लीडिंग वीआर देने वाली, ठीक है। तो या तो हम ऐसी कंडीशन प्रोड्यूस करते हैं जो कि हम लोग कर रहे थे किसमें, सिंक्रोनस कंडेंसर, याद होगा आपको, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर के अंदर हम लोग बिल्कुल एक कैपेसिटर की जैसी कंडीशन ही क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। तो कुछ उसमें या तो हम कैपेसिटर, यानी कि अल्टीमेटली आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी रिएक्टिव पावर कंपनसेशन की बात होगी तो या तो वहां पे कैपेसिटर होगा या रिएक्टर होगा। अगर एलिमेंट के रूप में नहीं होगा, कंपोनेंट के रूप में नहीं होगा, तो इफेक्ट के रूप में होगा, लेकिन होंगे यही दोनों। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कैपेसिटर और रिएक्टर का इस्तेमाल एसवीसी में कर रहे हैं, यानी कि जैसा हम करते हैं वैसे ही कर रहे हैं, बस अंतर क्या आ गया है, थायरिस्टर से हम लोगों ने इसे कंट्रोल कर दिया ना। थायरिस्टर कंट्रोल से क्या हुआ कि एक फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, एक कनेक्शन का काम खत्म हो गया है, हमेशा इसे कनेक्ट रहने देंगे। और सीखते हैं इसके बारे में, ठीक है। नाउ इसका एक डायग्राम देख लेते हैं यहाँ पे, ये बहुत ही पॉपुलर डायग्राम है, अभी और भी चर्चा करेंगे इसके ऊपर। तो एसवीजी का अगर कनेक्शन की बात करें तो देखो यहाँ पे देख सकते हो हमने कुछ अलग सा नहीं किया है। पेन का कलर जरा दूसरा ले लेता हूँ मैं, रेड। देखो यहाँ पे, तो ये हो गया तुम्हारा इंडक्टर, ठीक है, इंडक्टर है जो कि हम जानते हैं एब्जॉर्व करेगा रिएक्टिव पावर को, और ये है तुम्हारा कैपेसिटर जो कि क्या करेगा, डिलीवर करेगा रिएक्टिव पावर को। बस अंतर क्या आ गया है, नॉर्मल यानी कि कन्वेंशनल इंडक्टर और रिएक्टर जो कैपेसिटर जो हम लोग लगाते थे पीछे, उसकी जगह हमने यहाँ पे क्या करा है, ये थायरिस्टर कंट्रोल, दीज आर थायरिस्टर। तो हमने क्या करा है, थायरिस्टर के द्वारा कंट्रोल्ड करके कैपेसिटर और रिएक्टर लगा दिए हैं, और इसको नाम हमने रख दिया एसवीसी। यहाँ से हमने इसको एसवीसी का नाम दे दिया। क्लियर हो गया यहाँ पे ना। ये जो एसवीसी होती है इसका एक मोटो होता है, यानी कि एक इनका जो पर्पस होता है, और वो पर्पस होता है कि इनको जो हमने डिज़ाइन करा होता है उसका एक ही सोल रीज़न होता है कि सिस्टम को बार बार यूनिटी पावर फैक्टर की तरफ ले जाना। यानी कि हम चाहते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो यूनिटी पावर फैक्टर पे ही वर्क करे। तो जब भी पावर फैक्टर यूनिटी के अलावा कोई भी होगा तो एसवीसी पिक्चर के अंदर आ जाएंगे, और ये क्या करेंगे, ये रिएक्टिव पावर दे या लेके उसको ले दे के सेटल करेंगे मामले को, और यूनिटी पावर फैक्टर की तरफ सिस्टम को ले जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द वी कैन से दैट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एसवीसी। ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सर आपने डायग्राम दिखाया, क्या एसवीसी बस यही दो इंडक्टर और कैपेसिटर से मिलकर बना होता है या और कुछ भी है? तो भैया और कुछ भी है। तो स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। तो एसवीसी की स्कीम्स जरा समझ लेते हैं। तो अगर एसवीसी की बात करें तो सबसे पॉपुलर स्कीम एसवीसी के अंदर, जो पॉपुलर नहीं, जो टोटल स्कीम्स हैं, पहले हम उनकी बात करेंगे, फिर मैं बताऊंगा आपको कि कौन सी पॉपुलर चल रही है इस समय। तो एसवीसी के अंदर हम लोग ये थायरिस्टर कंट्रोल्ड रिएक्टर को ले सकते हैं। रिएक्टर बेसिकली क्या होता है, इंडक्टर ही होता है, कोई खास अंतर नहीं है। तो थायरिस्टर कंट्रोल्ड रिएक्टर या थायरिस्टर स्विच रिएक्टर, एस का मतलब हो गया स्विच, टी का मतलब थायरिस्टर और आर का मतलब रिएक्टर। तो एक स्कीम इसके अंदर ये होती है एसवीसी में, थायरिस्टर कंट्रोल्ड रिएक्टर और थायरिस्टर कंट्रोल स्विच, ठीक है। दूसरी स्कीम की बात कर लेते हैं। सेकंड स्कीम होती है इसके अंदर थायरिस्टर कंट्रोल्ड कैपेसिटर या थायरिस्टर स्विच कैपेसिटर, ठीक है। तो टीएससी हो सकती है। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम एसवीसी के अंदर क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, एक स्कीम है कि हम रिएक्टर लगा दें, ठीक है, थायरिस्टर के द्वारा कंट्रोल। दूसरी स्कीम हो सकती है हम थायरिस्टर के द्वारा कंट्रोल कैपेसिटर का इस्तेमाल कर लें। साथ में हम लोग एक क्या कर सकते हैं, हार्मोनिक फिल्टर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं एसवीसी के अंदर। प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं, फिक्स्ड कैपेसिटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड लास्ट हम लोग इसके अंदर एक फिक्स्ड रिएक्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए एसवीसी के अंदर हम क्या क्या एडिशनल फीचर, जैसे एसेसरीज लेने जाते हो ना मार्केट से, बिल्कुल वैसे ही है। तो एसवीसी के अंडर में तुम्हें ये 5 स्कीम्स मिल सकती हैं, ठीक है। यानी कि थायरिस्टर कंट्रोल्ड रिएक्टर, थायरिस्टर कंट्रोल्ड कैपेसिटर, हार्मोनिक फिल्टर, फिक्स्ड कैपेसिटर और फिक्स्ड रिएक्टर। तो ये 5 स्कीम जो है ये एसवीसी के अंडर में आती हैं। नाउ हम कौन सी चुनें या पॉपुलर कौन सी हैं? तो भैया टिपिकली जो एसवीसी होती है, यानी कि इनमें से पॉपुलर अब हम बात करने वाले हैं कि हम कौन सी चुनेंगे। तो जनरली जो एसवीसी होती है उसके अंदर हम ये 5 स्कीम में से कोई एक या एक से ज़्यादा ले सकते हैं। शर्त एक है कि इनमें से एक जो हो वो स्विच्ड कंट्रोल होनी चाहिए, यानी कि थायरिस्टर स्विच से कंट्रोल होनी चाहिए। यानी कि आप कोई भी इनमें से पांचों, मैंने अभी पीछे जो 5 स्कीम दिखाई हैं वो पांचों स्कीम में से कोई भी ले सकते हो और उसको एसवीसी का नाम दे सकते हो। शर्त एक है कि उनमें से एटलीस्ट वन क्या हो, थायरिस्टर कंट्रोल्ड होनी चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि वो 5 जो स्कीम दिखाई थी उन 5 में से कोई एक ले लो, कोई 2 ले लो, कोई 3 ले लो या 5 ले लो, शर्त क्या है, एक आपकी थायरिस्टर कंट्रोल होनी चाहिए। तो ये दोनों शर्तों को मानते हुए हम लोगों ने 2 स्कीम डेवलप करी, जो कि सबसे ज़्यादा जिन पे रिसर्च चल रही है, जिन पे हम लोग जो प्रैक्टिकली यूज़ हो रही हैं सिस्टम के अंदर, जिनका इस्तेमाल करा जाता है प्रैक्टिकल सिस्टम के अंदर, वो 2 स्कीम है। तो पहली स्कीम समझ लेते हैं
पहली स्कीम मतलब जिसमें हमने दोनों ही थायरिस्टर कंट्रोल ले लिया, यानी कि थायरिस्टर कंट्रोल्ड रिएक्टर और थायरिस्टर स्विच कैपेसिटर। तो इस स्कीम को नाम दे दिया हमने TCR TSC स्कीम। बड़ा इंपॉर्टेंट स्कीम है। जब भी आप कोई रिसर्च पेपर पढ़ोगे, SVC नेट पे सर्च करोगे या कोई भी रिसर्च पेपर IEEE पे जाके देखोगे, तो जनरली हम लोग TCR और TSC स्कीम का इस्तेमाल करते हुए आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो एक स्कीम ये हो गई, यानी कि एक SVC, अगर हम इसको भी SVC नाम दे देंगे क्योंकि कंडीशन फुलफिल हो रही है कि हम दो स्कीम यूज कर रहे हैं और एक इनमें से एटलीस्ट वन, यानी कि एक तो होनी ही चाहिए, यहाँ पे दोनों ही कंट्रोल्ड हैं, तो ये बड़ी अच्छी और कंट्रोल्ड SVC स्कीम है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। दूसरी हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरी जो पॉपुलर स्कीम है जिसका इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर हम लोग एक थायरिस्टर कंट्रोल्ड रिएक्टर ले लेते हैं और दूसरा हम लोग फिक्स्ड कैपेसिटर ले लेते हैं। तो इस स्कीम का नाम है TCR FC स्कीम। ये भी बड़ी पॉपुलर है और थोड़ी सी सस्ती पड़ती है क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ थायरिस्टर कम हो गए ऑटोमेटिक, मतलब ऑब्वियस ही बात है। तो इसके अंदर हम लोग कैपेसिटर फिक्स ले लेते हैं, लेकिन थायरिस्ट जो रिएक्टर है उसको कंट्रोल्ड कर लेते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो ये दो बेसिकली स्कीम है। देखो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जानना, देखो जब भी आप थायरिस्टर से कंट्रोल करोगे तो थायरिस्टर कंट्रोल करने से क्या होगा कि हम नेचर कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि एक तरीके का वेरिएबल रिएक्टर बना सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये कैपेसिटर अपने आप में तो एक फिक्स्ड कैपेसिटर है, लेकिन जब ये थायरिस्टर कंट्रोल मिल जाता है तो ये दोनों मिलके क्या कर सकते हैं, हम लोग एक वेरिएबल कैपेसिटर बना सकते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल कैपेसिटर यानी कि जरूरत होगी तो ये बड़ा कैपेसिटर वर्क करेगा, जरूरत नहीं होगी तो छोटा सा कैपेसिटर की तरह इसको वर्क करवा देंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखो ये जब थायरिस्टर मिल जाते हैं, देखो ये क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा फिक्स्ड रिएक्टर, ये फिक्स्ड रिएक्टर है, कांस्टेंट वैल्यू का रिएक्टर है। लेकिन जैसे ही हमने इसको थायरिस्टर के साथ कंट्रोल करवाया तो हमने क्या करा, थायरिस्टर का जब हमने इस्तेमाल करा तो ये हमने इस पूरी स्कीम को अगर हम दूर से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा ही दिखेगा कि आपके पास एक वेरिएबल रिएक्टर है, यानी कि जरूरत पड़ेगी तो एक बड़ा रिएक्टर की तरह वर्क करेगा और नहीं पड़ेगी तो छोटा इंडक्टर या छोटा रिएक्टर की तरह भी हम इसे ऑपरेट करा सकते हैं। तो बेसिकली जब भी हम थायरिस्टर का इस्तेमाल करते हैं तो एक हम कंट्रोल दे देते हैं, एक फ्लेक्सिबिलिटी दे देते हैं, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, समझ में आ रही? तो ये फ्लेक्सिबिलिटी नाम की चीज हम लोग दे देते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर चार दोनों की दोनों स्कीम्स में थायरिस्टर कंट्रोल करोगे तो बहुत ही फ्लेक्सिबल आपकी डिवाइस होगी। लेकिन थायरिस्टर भैया कॉस्टली चीज है, बहुत महंगा मिलता है मार्केट में और सेंसिटिव भी बहुत होता है, तो ये एक थोड़ी सी कॉस्टली स्कीम हो जाती है। लेकिन अगर हम देखें तो इसका बाईपास हम ये कर सकते हैं, आधा हम लोग थायरिस्टर कंट्रोल ले लें, यानी कि वेरिएबल रिएक्टर और कांस्टेंट कैपेसिटर। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया तुम्हारा कांस्टेंट कैपेसिटर यानी कि फिक्स्ड कैपेसिटर, और TCR मतलब वेरिएबल रिएक्टर, यानी कि रिएक्टर हमने वेरिएबल ले लिया है और C को फिक्स ले लिया है। देखो इसमें क्या होगा, इसमें फायदा क्या है, अगर C हमारा कांस्टेंट हो गया यानी कि कांस्टेंट कैपेसिटर वैल्यू हो गई, यानी कि कांस्टेंट अमाउंट की रिएक्टिव पावर सिस्टम को डिलीवर करेगा ना। अगर सिस्टम को जरूरत नहीं है, मान के चलते हैं कैपेसिटर जो है वो हाई रिएक्टिव पावर सिस्टम को दे रहा है, अब सिस्टम कह रहा है भाई मेरे को जरूरत नहीं है, मेरा फुलफिल हो चुका है, यानी Q इक्वल टू Q रेटेड हो गया, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये थायरिस्टर्स के द्वारा कंट्रोल करके इस इंडक्टर की वैल्यू को बढ़ा देंगे और ये क्या करेगा, ये जो एक्स्ट्रा रिएक्टिव पावर जा रही है इसको वापस से एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अगर मैं एक भी कंट्रोल ले लेता हूं ना तो मैं पूरी सिस्टम को कंट्रोल कर सकता हूं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो हम लोग क्या करते हैं, एक फिक्स्ड कैपेसिटर और वेरिएबल रिएक्टर यानी कि TCR थायरिस्टर कंट्रोल्ड रिएक्टर का इस्तेमाल कर लेते हैं, ताकि अगर हमारा कैपेसिटर जितनी ज़रूरत होगी उससे ज़्यादा रिएक्टिव पावर अगर दे रहा होगा तो हम ये एब्जॉर्ब कर लेंगे इंडक्टेंस को वेरी करके। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, इसीलिए हम लोग इन दो स्कीम्स ही इतनी ज़्यादा पॉपुलर हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे? आई होप समझ में आ रहा होगा। देखो यार मेरी कोशिश, वैसे ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ये फैक्ट कंट्रोल का डिवाइसेस का टॉपिक है और जनरली इसको एमटेक में पढ़ाया जाता है, लेकिन मेरी ये कोशिश है कि यार जब ये टॉपिक आपके कोर्स का पार्ट है तो हम इसको बेसिक तो कवर कर ही लें एटलीस्ट, और इतना पोर्शन आपको कवर कर दें कि तुम्हें बेसिक नॉलेज हो जाए कि किस तरीके से वर्क करता है, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ठीक, नाउ अब इस स्कीम को थोड़ा सा और एडवांस करने के लिए जनरली जो रिसर्चर्स होते हैं वो इसके अंदर एक और तड़का डाल देते हैं, और वो तड़का होता है हमारे पास हार्मोनिक फिल्टर का। ठीक है, तो हार्मोनिक फिल्टर एक एडिशनल फीचर है जो इसके अंदर कभी कभी हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। हार्मोनिक फिल्टर जनरली इसका कोई लेना देना नहीं होता रिएक्टिव पावर से, इसका मेन काम होता है कि हार्मोनिक्स को रिमूव करना। ना हार्मोनिक भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर आप चाहते हैं उसको भी मैं कवर करूँ तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जो है जाके हार्मोनिक्स टाइप कर देना, तो मैं उसको जनरली जब भी मौका मिलेगा मैं उसको भी कवर करूंगा आने वाले समय में। ठीक है, खैर आगे चलते हैं। नाउ अब बात कर लेते हैं कनेक्शन की, तो क्या हम लोग इनको डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे? अगर हम बात करें TCR TSC, यानी कि आप देख सकते हो इतनी महंगी डिवाइस मार्केट से खरीद के लाए हो। नाउ इसके अंदर इनको महंगा बनाने के पीछे मेन पर्पस क्या है? मेन है इनके अंदर आपके जो थायरिस्टर थायरिस्टर का जो इस्तेमाल हुआ है। नाउ ये जो थायरिस्टर होते हैं ये, इनकी एक खास बात होती है, ये थायरिस्टर जो होते हैं ये बहुत ही महंगे होते हैं। तो जब हम सप्लाई लाइन की बात करते हैं तो सप्लाई लाइन हमारी हाई वोल्टेज पे डील कर रही होती है, और ये जो थायरिस्टर हैं बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं और महंगे हैं। सेंसिटिव हैं क्योंकि क्या है, एक पावर कंपोनेंट डिवाइसेस हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सेंसिटिव भी बहुत होती हैं और महंगी भी बहुत होती हैं। तो
हम इनको डायरेक्टली हाई वोल्टेज से तो नहीं डील कर सकते, क्योंकि अगर हम लोग ये हाई वोल्टेज से डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे तो ये तो यार उड़ जाएंगे यार, ठीक है। तो इसके लिए और सप्लाई लाइन, यानी कि देखो जहां पे रिएक्टिव पावर कंपनसेशन प्रोवाइड करनी, यानी कि पावर सिस्टम, वो तो एक हाई वोल्टेज लाइन है, और ये जो हमारे कंपनसेशन डिवाइस है ये हाई वोल्टेज पे ऑपरेट नहीं कर सकती। तो हम लोगों को इन दोनों के बीच में एक कपल्ड करने के लिए हम एक इस्तेमाल करेंगे किस चीज़ का, ट्रांसफार्मर का। यही ट्रांसफार्मर हम लोग जानते हैं भाई, बहुत पुराना यार, हमारे इससे दोस्ताना याराना रहा है, सीरीज भी कवर कर चुका हूँ, नहीं देखी है तो जरूर देखो, सिंगल और थ्री दोनों ट्रांसफार्मर मैंने कवर करा है, स्पेशली थ्री फेज ट्रांसफार्मर। ऐसा ट्रांसफार्मर मैंने थ्री फेज कवर किया है जो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे तरीके भी बताए हैं समझने के, और बहुत डिटेल में कवर किया है। खैर, तो ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। अब ट्रांसफार्मर कौन सा होगा, कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख के बताओ कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, जिससे पहले कि मैं जवाब दे दूं, या कॉपी अगर आप लेके बैठे, देखो यार जब भी लेक्चर देख रहे हो आप एटलीस्ट अपने पास एक कॉपी और पेन लेके बैठा करो, उसमें से आप जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको, उसमें से काम की चीज़ें नोट करते रहा करो। साथ ही साथ अगर मैं इस तरह का कोई क्वेश्चन दूं तो तुरंत ही आपके कॉपी पे लिखा होना चाहिए। देखो प्रॉब्लम समझ लो, सप्लाई लाइन हाई वोल्टेज पे है और मैं चाहता हूं कि मेरा जो डिवाइसेज हैं वो लो वोल्टेज पे चलें, तो हाई टू लो वोल्टेज जा रहे हैं, यानी कौन सा ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करेंगे। जिन्होंने सही लिखा है वो उनको बधाई हो, यानी कि उनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ठीक है। खैर, बहुत बेसिक क्वेश्चन था वैसे, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था यहाँ पे। तो सप्लाई लाइन हाई वोल्टेज पे डील कर रही है, और टीसीआर और टीएससी यानी कि हमारी जो एसवीसी हैं, ये पूरी एसवीसी स्कीम में ही आता है, ध्यान रखना, ये कंफ्यूज मत हो जाना कि सर एसवीसी से टीसीआर और टीएससी पे आ गए। तो ये पूरा जो ऐसे है ना, इसको मैं अगर इसको एक बॉक्स के अंदर रख दूं, इसको मैं कहूँगा एसवीसी। क्लियर हो गया यहाँ पे, सो दिस इज योर एसवीसी। तो ये जो एसवीसी हो गया और ये हो गया आपका स्टेप डाउन, तो ये सप्लाई से जब भी हम इसे कनेक्ट करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो कनेक्शन समझ में आ गया होगा, इसीलिए बहुत बार आपने पिक्चर देखी होगी तो वहां पे ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जरूर दिखता होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको आंसर इसका मिल गया होगा कि हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। नाउ नेक्स्ट पार्ट आता है ऑपरेशन कैसे करता है। ठीक है सर, आपने सारी कहानी बता दी, सब कुछ देख लिया, पर कैसे काम करेगा, कैसे हम लोग कंट्रोल करेंगे रिएक्टिव पावर, उसको समझ लेते हैं। तो होता क्या, ये सप्लाई लाइन है, सप्लाई लाइन हो गया। अब इससे हम लोग क्या करते हैं, इस एसवीसी को कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि हमेशा कनेक्ट रहेगा। यानी कि जो भी तुम एसवीसी लेके आओगे, किसी भी स्कीम का हो, टीसीआर टीएससी हो या फिर टीसीआर और एफसी हो, कोई भी स्कीम लेके आओगे, ये हमेशा पूरी पूरी 100% कनेक्टेड रहेगा हर समय। तभी तो यार ये स्टैटिक है। और इसी की वजह से हम लोग इसके अंदर जो प्रॉब्लम होती थी ना स्विचिंग ट्रांजिएंट की, वो सब गायब हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा कनेक्ट रहता है। ठीक, अब जिस पॉइंट पे ये कनेक्ट होगा उस पॉइंट का वोल्टेज मान लेते हैं वीपीओसी है ना। यहाँ पे पीओसी कहाँ से आ गया, ये कौन सा है भाई, पाकिस्तान उकिस्तान है क्या, क्या चीज़ है ये, पीओसी क्या है। तो वीपीओसी का मतलब होता है, वीपीओसी बताता है आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वोल्टेज, यानी कि वीपीओसी ये बता रहा है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वोल्टेज क्या है। ये सिंपल सा इसका इतना मतलब है कि यार जिस लाइन पे हम इसे टच करा रहे हैं उस पॉइंट का वोल्टेज क्या है। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जैसे सिंगल, आपने सुना होगा एसपीओसी, बड़ा कॉमन है कि सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या सिंगल पर्सन ऑफ कांटेक्ट, यानी कि जिस पर्सन से आप बात कर रहे हो, पूरी कम्युनिटी यानी कि पूरी कंपनी में अगर जाते हो तो जिस बंदे से आप डीलिंग कर रहे हो, मान लेते हैं एक सिंगल बंदा है जिससे आप डील कर रहे हो पूरा सिस्टम, तो वो एसपीओसी होता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ से हमने वही टर्म उठा लिया, हमने चुरा लिया कि भैया जिस पॉइंट पे हमारा एसवीसी कनेक्ट है उस पर्टिकुलर पॉइंट का वोल्टेज क्या है। तो पीओसी का मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वोल्टेज, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे, वीपीओसी इतना सा मतलब है इसका। नाउ एक वोल्टेज होगा जो वीपीओसी पे होगा, ठीक है, एक वोल्टेज होगा जो सप्लाई लाइन का होगा जिसे हम कह देंगे रेटेड वोल्टेज। यानी कि फॉर एग्जांपल हमने जो अपनी ट्रांसमिशन लाइन भैया डाली है, उसको एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, उसको हमने क्या 11 केवी की लाइन है, यानी कि रेटेड वोल्टेज हो गया 11 केवी। लेकिन जब हमने एसवीसी जिस पॉइंट पे कनेक्ट किया है, यानी कि करंटली जो वोल्टेज चल रहा है वो मान के चलते हैं 10 किलो वोल्ट चल रहा है। तो ये क्या है, ये है 10 किलो वोल्ट, क्या है ये, वो पर्टिकुलर पॉइंट का वोल्टेज है, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी कि एट दैट मोमेंट, एट पर्टिकुलर मोमेंट पे वहां पे कितना वोल्टेज चल रहा है। वहीं पे जो सप्लाई लाइन का वोल्टेज है वो क्या है, रेटेड वोल्टेज, यानी कि होना कितना चाहिए। तो ये हो गया तुम्हारा डिजायर्ड, यानी कि होना क्या चाहिए, होना कितना होना चाहिए, और ये हो गया तुम्हारा कितना है। तो वीपीओसी बेसिकली सिंपल सा ही अगर लैंग्वेज में बात करूं तो ये बताता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना वोल्टेज है, और लाइन का वोल्टेज मतलब रेटेड वोल्टेज हो गया जितना होना चाहिए। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये दो वोल्टेज हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं ना। एसवीसी क्या करता है, एसवीसी बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्मार्ट डिवाइस हमने बनाई है। इसके अंदर हम कंपेरेटर का इस्तेमाल करते हैं ना, इसके अंदर कंपेरेटर इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या करता है, कंपेरेटर कंपेयर करता है इन दोनों वोल्टेज को, यानी कि वीपीओसी यानी कि कितना है
और कितना होना चाहिए, इन दोनों वोल्टेज को कंपेयर करता है ना। इन दोनों वोल्टेज को कंपेयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा मैंने शुरुआती लेक्चर्स जब आपने नहीं देखे तो देख के आना पावर सिस्टम से, बहुत ही बढ़िया सीरीज चल रही है बिल्कुल गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह। तो हमने शुरुआत में ये चीज़ बताई थी कि जो रिएक्टिव पावर होती है वो वोल्टेज को अफेक्ट करती है, ठीक है, याद आ गया होगा जिन्होंने देखा होगा। तो वोल्टेज के लेवल से हम पता कर सकते हैं, यानी कि अगर आपका वोल्टेज रेटेड से कम है तो इसका मतलब रिएक्टिव पावर सिस्टम में कम है, और वहीं पे अगर आपका वोल्टेज जो मिल रहा है सिस्टम का वोल्टेज रेटेड से ज़्यादा है तो यानी सिस्टम के अंदर रिएक्टिव पावर ज़्यादा है। सिमिलरली आपको याद होगा जब मैंने एक्टिव पावर बढ़ाई थी, याद है, एक्टिव पावर में भी सेम ऐसे ही था कि अगर फ्रिक्वेंसी जितनी होनी चाहिए फ्रिक्वेंसी वो रेटेड से ज़्यादा है तो इसका मतलब पी भी रेटेड से ज़्यादा है, वहीं पे अगर फ्रिक्वेंसी रेटेड से कम है तो इसका मतलब पी भी आपकी रेटेड से कम है। तो अगर आपको एक्टिव पावर का हिसाब किताब लगाना है कि सिस्टम के अंदर एक्टिव पावर किस लेवल पे है तो आप सिस्टम की फ्रिक्वेंसी को चेक करें। वहीं पे अगर आपको रिएक्टिव पावर का अंदाजा लगाना है कि सिस्टम में रिएक्टिव पावर कैसी है तो उसके लिए आप क्या करें, आप वोल्टेज को पकड़ के चेक कर लें। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो हम लोग क्योंकि रिएक्टिव पावर कंपनसेशन VAR कंपन, भाई नाम क्या है ना SVC, इसमें V क्या है, VAR है, तो SVC मतलब स्टैटिक VAR कंपनसेशन, यानी कि रिएक्टिव पावर के लिए हम इस डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग वोल्टेज को कंपेयर करेंगे। नाउ अब दो कंडीशन पॉसिबल है, एक कंडीशन हो सकती है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वोल्टेज है वो रेटेड से कम हो, और दूसरी कंडीशन हो सकती है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो वोल्टेज है वो रेटेड से ज़्यादा हो। तो पहली कंडीशन की बात करते हैं, अगर हमारा जितना वोल्टेज है वो रेटेड से कम है इसका मतलब रिएक्टिव पावर भी जितनी है सिस्टम में वो रेटेड से कम है। अब अगर सिस्टम के अंदर रिएक्टिव पावर कम है रेटेड से तो ऐसे में एसवीसी को कैसे बिहेव करना चाहिए, एसवीसी को बिहेव करना चाहिए एज अ कैपेसिटर, क्योंकि कैपेसिटर काम होता है अगर रेटेड से कम है तो वो डिलीवर करेगा। तो इस ऐसे पर्टिकुलर मोमेंट पे जैसे ही पता चलेगा एसवीसी को कि भैया वीपीओसी जो है वो वी रेटेड से कम है, वो तुरंत ही क्या करेगा, कैपेसिटर मोड में चला जाएगा और अपने आप को इस तरीके से उसके थायरिस्टर मैनेज करेंगे कि वो रिएक्टिव पावर को डिलीवर करने लग जाएगा, यानी कि एसवीसी बेसिकली एक कैपेसिटर इतना वर्क करने लगेगा। वहीं पे अगर दूसरा केस ले लेते हैं तो ऐसे का मतलब क्या हुआ, यानी कि अगर वीपीओसी ग्रेटर है वी रेटेड से तो इसका सिंपल सा मतलब है कि क्यू ज़्यादा है क्यू रेटेड से, यानी कि जितनी रिएक्टिव पावर होनी चाहिए उससे ज़्यादा सिस्टम के अंदर है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इस रिएक्टिव पावर को सक करेंगे ना। सक करने का काम केवल हमारे पास भैया केवल ये जो वरदान है सक करने का वो मिला हुआ है इंडक्टर को, तो ऐसे केस में एसवी जो है वो इंडक्टर की तरह वर्क करने लगेगा। तो आई होप प्रोसेस समझ में आया होगा। सो दिस इज द सिंपलेस्ट प्रोसेस। देखो इसके अंदर बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ हैं, मैंने कोशिश करी है कि आपको बिल्कुल यार सिंपल तरीके से एक मतलब 10th क्लास का बच्चा भी अगर देखेगा तो समझ जाए, कोशिश मेरी यही रहती है। और मेरे चैनल का टाइटल भी यही है, सिंप्लीफाई और लर्निंग। तो मैं आपकी लर्निंग को सिंप्लीफाई करने के लिए ये बेस्ट प्रोसीजर है जिससे मैं बत समझा सकता हूँ। टेक्निकलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं डिटेल्स में, आप इसके लिए अच्छी अच्छी किताबें, हिंगो रानी एक बुक है, फैक्ट डिवाइसेस पे आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पे आपको ये बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे अगर जिनको पढ़ना है, जो चाहते हैं डिटेल में पढ़ना है एसवीसी कैसे वर्क करता है या फैक्ट डिवाइसेस क्या होती हैं, तो बहुत अच्छी किताब है, आप उसको जाके देख सकते हैं। खैर आगे चलते हैं। नाउ अब बात कर लेते हैं लोकेशन की। ठीक है सर, हमने एसवीसी बना लिया, एसवीसी हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा था, कैपेसिटर भी बन जा रहा था, इंडक्टर भी बन जा रहा था और बढ़िया सा एकदम चल रहा था, ट्रांसफार्मर भी लगा दिया। अब क्वेश्चन आता है कि लगाएंगे कहाँ पे, लोकेशन क्या रखें, और लोकेशन क्या इतनी इंपॉर्टेंट है क्या, उसको भी जरा देख लेते हैं। तो भैया जैसे ये हम लोगों ने एक सिस्टम बना लिया, एक हमारे पास अल्टरनेटर है यानी कि सोर्स हो गया और एक मोटर है यानी कि लोड हो गया। नाउ अब एसवीसी कहाँ लगाएंगे, तो एसवीसी हम सेंटर पे लगा सकते हैं भैया, मिड पॉइंट पे। एसवीसी हम लोड सोर्स की तरफ भी लगा सकते हैं और एसवीसी को हम लोग लोड की तरफ भी लगा सकते हैं, यानी कि एक एसवीसी है और 3 पोजीशनें हमारे पास पॉसिबल हैं। यानी कि आपके पास एसवीसी कनेक्ट करने के लिए तो एक है लेकिन उसके 3 जगह लगा सकते हैं। ये 3 ऑब्वियस क्वेश्चन है कि जो हम एसवीसी लगा रहे हैं वो कहाँ लगाएंगे, मिड में लगा दें, सोर्स के पास लगाएं या लोड के पास लगाएं। तो देखो इसके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है कि भैया एसवीसी की लोकेशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इफेक्टिवनेस को दर्शाती है, यानी कि एसवीसी कितनी अच्छे से कंपनसेशन करेगा रिएक्टिव पावर की, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगी उसकी पोजीशन कि वो कहाँ पे लगा हुआ है। क्लियर होगा यहाँ पे। तो एक रूल ऑफ थंब याद रखना कि भाई 2 जगहें हैं जो इंजीनियर्स ने निकाली, इसकी बाकायदा कैलकुलेशन होती है कि कहाँ निकालें। मैं आपको डायरेक्टली आंसर दे रहा हूँ, ठीक है, वो कैलकुलेशन थोड़ी सी मैथमेटिकल है तो उसको हम लोग स्किप कर दे रहे हैं। डायरेक्टली मैं आपको पॉइंट बता दे रहा हूँ कि 2 पोजीशनें ऐसी हैं जहाँ पे हम एसवीसी को लगा सकते हैं। एक होता है कि मिड पॉइंट पे या तो लगा सकते हैं और दूसरी पोजीशन होती है लोड के पास, यानी कि या तो नियर लोड लगाओगे या फिर मिड पॉइंट पे लगाओगे। ये 2 ही ऐसी पोजीशनें हैं जहाँ पे हम लोग एसवीसी को कनेक्ट करेंगे, यानी कि जो क्लोज टू सोर्स है इसको हटा देते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एसवीसी कहाँ पे लगा सकते हो, तो बेसिकली ये 2 पॉइंट है जहाँ पे हम एसवीसी लगा सकते हैं, मिड पॉइंट पे या फिर क्लोजर टू लोड। नाउ
फीचर्स की बात कर लेते हैं तो एसवीसी के बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स थे। सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी, ये एक फैक्ट डिवाइसेस की फैमिली को बिलोंग करता है ना। फैक्ट्स क्या है, ये वो वाले फैक्ट नहीं है जो हम लोग जनरली पूछते हैं कि फैक्ट्स क्या हैं आज के। ये फैक्ट डिवाइसेस जो होते हैं, फैक्ट्स के बारे में फुल फॉर्म देख लो। इसकी फुल फॉर्म होती है फ्लेक्सिबल अल्टरनेटिंग करंट ट्रांसमिशन सिस्टम। बेसिकली ये क्या है, एक फैमिली बनाएगी, एक फैक्ट डिवाइसेस, एक थायरिस्टर कंट्रोल्ड एक सिस्टम बनाया गया जिसका काम क्या था कि एक्टिव और रिएक्टिव पावर कंपनसेशन प्रोवाइड करना। पुराने जमाने में यानी कि पहले समय में हम लोग ये काम करने के लिए हम लोग प्राइम मूवर का इस्तेमाल करते थे, और प्राइम मूवर से मतलब गवर्नर से भी बढ़ाते थे, वो भी आज भी करते हैं। हम लोग पहले जो बेसिकली कंपनसेशन की जाती थी वो हम लोग कैप्स्टर का इस्तेमाल करते थे, रिएक्टर का इस्तेमाल करते थे, सीरीज ऑफ पैरेलल लगा के। इसको भी पढ़ेंगे आने वाले समय में जब हम लोग कंपनसेशन डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। एक यूनिट है पावर सिस्टम के अंदर, काफ़ी दिनों बाद चर्चा होगी उसकी, अभी टाइम है। तो हम लोग पहले क्या करते थे, कैप्स्टर और इंडक्टर का बेसिकली इस्तेमाल करते थे एक्टिव रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करने के लिए, और भी बहुत सारे मेथड थे। लेकिन वो सारी मेथड क्या थे, बहुत स्लो थे, और उनका जो ऑपरेशन था वो इतना इफेक्टिव नहीं था। तो उस समस्या को सॉल्व करने के लिए हमने फैक्ट डिवाइसेस बनाए। फैक्ट डिवाइसेस बेसिकली थायरिस्टर कंट्रोल डिवाइसेस होते हैं। इसके अंदर स्टेटकॉम आ जाता है, एसवीसी आ गया, ट्रिपल एससी आ गया, बहुत सारे हैं, कभी और चर्चा करेंगे। तो इन सब का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं कि सिस्टम की स्टेबिलिटी, यानी कि अल्टीमेट एम क्या होता है, स्टेबिलिटी को बढ़ाना। ठीक है, देखो एक्टिव और रिएक्टिव पावर कंट्रोल भी क्यों कर रहे हैं, स्टेबिलिटी के लिए। तो स्टेबिलिटी यानी कि सबसे बड़ी चीज़ पावर सिस्टम में, सबसे बड़ी चीज़ क्या है जो हमारी प्राइम प्रायोरिटी है, वो है स्टेबिलिटी। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए पूरा काम कर रहे हैं। तो ये जो स्टेबिलिटी करके लिए हम लोग कर रहे हैं, और ये जो काम होता है ना स्टेबिलिटी को बनाए रखना, इसके लिए हम लोग क्या करते थे, एक्टिव और रिएक्टिव पावर की कंपनसेशन करने की कोशिश करते थे। और ये हमने हल्का हल्का पीछे सीखा भी है। तो इसी को और अच्छा बनाने के लिए, यानी कि और बड़े लेवल पर ले जाने के लिए, हमने फैक्ट डिवाइसेस को ईजाद किया। ये बहुत ही फास्ट होते हैं और बहुत अच्छे से ऑपरेट करते हैं, बहुत ही स्मूथ वे में। तो दिस इज ऑल अबाउट फैक्ट डिवाइसेस। ठीक है, बाकी इनको डिटेल में जानना है तो अगेन आप लोग कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना मेरे को कि सर हम लोग फैक्ट्स में और कुछ जानना चाहते हैं। वहाँ पे मैं इसके लिए भी आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा आने वाले समय में। लेकिन एक बात समझ लो, फैक्ट डिवाइसेस थोड़ा सा एडवांस लेवल है और जनरली एमटेक और रिसर्च का टॉपिक है। तो ये सोच के मैसेज करना, क्योंकि अगर बहुत डिटेल है, बहुत कम, इसको जो लोग केवल इंटरेस्टेड होंगे वही लोग पढ़ेंगे। खैर आगे चलते हैं। तो एक तो ये फीचर हो गया इसका। दूसरा फ्लेक्सिबल इन कंट्रोल होता है, ये मैंने बता ही दिया, क्योंकि भाई फ्लेक्सिबिलिटी ही हमारे लिए मेन है, वरना हम लोग फिक्स्ड कैपेसिटर और फिक्स्ड रिएक्टर ले सकते थे। उसको सॉल्व करा इस प्रॉब्लम, इसको एसवीसी ने। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूस एंड फास्ट ऑपरेशन। कंटिन्यूस क्यों, क्योंकि भाई लगातार कनेक्टेड है ये, हम इसको कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं करें, यानी कि ये किसी भी समय सिस्टम से डिस्कनेक्ट नहीं रहता, हमेशा ये कनेक्टेड रहता है। और फास्ट ऑपरेशन है विद द हेल्प ऑफ थायरिस्टर, क्योंकि थायरिस्टर बड़े इजीली स्विच ऑन और स्विच ऑफ हो जाते हैं। तो इनका इस्तेमाल बड़ा ही फास्ट एंड स्मूथ एंड कंटिन्यूस ऑपरेशन हमें मिलता है। नाउ अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज कौन है, पहला डिसएडवांटेज ओवरलोडिंग, इनकी लिमिट कैपेबिलिटी बहुत कम है। मैंने बताया आपको यार, ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो हम इनको ज़्यादा ओवरलोड नहीं कर सकते। सो दिस इज़ द लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन, एक्सपेंसिव बहुत है, क्योंकि अगेन थायरिस्टर पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जो भी हैं, इसीलिए एचवीडीसी, आपने एक सिस्टम पढ़ा होगा एचवीडीसी और एचवीएसी की, जब हम कंपैरिजन करते हैं तो एचवीडीसी में लॉसेज कम होते हैं लेकिन महंगा बहुत पड़ता है, यानी कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि एचवीडीसी के अंदर हमें पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भर भर के कूट कूट के डालनी पड़ती हैं, और वो बहुत महंगा बना देती है सिस्टम को। तो एचवीडीसी इसीलिए पूरे इंडिया में या कहीं भी एचवीडीसी तभी इस्तेमाल करेंगे जब हम लोग बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ताकि जो लॉसेज हो रहे हैं एसी में, उससे जो लॉसेज बच रहे हैं, सॉरी एचवीडीसी में जो लॉसेज बच रहे हैं, उसका पैसा हम लोग उसमें यूज़ कर सकें। तो यानी कि अगर हम लोग जो सेटअप कॉस्ट है वो जब कम हो जाती है कंपेयर टू द लॉसेज में पैसा बच रहा है, यानी कि देखो आपने एचवीएसी की अगर हम बात करें, एचवीएसी, तो इसका इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो इसके अंदर लॉसेज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन कैपिटल कॉस्ट कम है, कैपिटल कम लग रही है ट्रांसमिशन लाइन खींचने में, लेकिन लॉसेज बहुत ज़्यादा है। एचवीडीसी की बात कर लो तो लॉसेज बहुत कम है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या है, कैपिटल बहुत ज़्यादा लग रही है, कैपिटल बहुत ज़्यादा लगती है, मतलब इसमें कम लगेगी, इसमें बहुत ज़्यादा लगेगी, ठीक है, वेरी हाई। तो अब क्या करेंगे, तो एचवीडीसी कहाँ यूज़ करेंगे, एचवीडीसी वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे लॉसेज जो हैं, यानी कि लॉसेज जो बचा रहे हैं हम ना, एचवीएसी के कंपैरिजन में एचवीडीसी में लॉसेज कम है, तो लॉसेज में जो पैसा बचा रहे हैं, जो हमने कॉस्ट सेव करी, ठीक है, वो ज़्यादा हो जाए कंपेयर टू द कॉस्ट जो हम लोग कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे इसके अंदर जो कॉस्ट लग रही है कैपिटल कॉस्ट, यानी कि जब लॉसेज में बचने वाला पैसा, यानी कि लॉसेज जो हमने लॉस कम करके जो पैसा बचाया है, जब वो ज़्यादा हो जाता है कैपिटल कॉस्ट से, तब हम लोग एचवीडीसी का इस्तेमाल करते हैं, और इसको एक कर्व के रूप में भी समझाया जाता है। पावर सिस्टम में आगे हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे, एक कर्व हम लोग ड्रॉ करते हैं, और वहाँ पे कुछ इस तरीके का मुझे
आपको एक हिंट दे रहा हूँ, कुछ इस तरीके कर्व होता है, यहाँ पे ही बता रखा होता है, ये पॉइंट होता है जहाँ पे फॉर एग्जांपल इससे पहले एच हम इस्तेमाल करते हैं और ये होता है एच, लेकिन एच इस पॉइंट के बाद जाके एच हमारा सस्ता हो जाता है, इकोनॉमिकल कर्व, और ये एच महंगा पड़ता है हमें। क्लियर हो रहा है? और ये मतलब ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, ठीक है। तो इसीलिए एच का इस्तेमाल करेंगे जब लॉन्ग डिस्टेंस की बात करते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया? नाउ दिस इज मोर एक्सपेंसिव। तीसरा डिसएडवांटेज है सेंसिटिव कंपोनेंट है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि थाइस्टर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, और ये एक बड़ी डिसएडवांटेज की बात है कि ये सेंसिटिव जो है, ठीक है, क्योंकि जितना सेंसिटिव होगा उतनी जल्दी खराब होगा, उतनी ज़्यादा हमें मेंटेनेंस इसमें लगानी पड़ेगी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? ना एप्लीकेशन की अगर बात कर लेते हैं, तो एप्लीकेशन इसकी कहाँ कहाँ हो सकती है? तो पहला एप्लीकेशन ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए, ऑब्वियसली बात है, ट्रांसमिशन कैपेसिटी आपके वोल्टेज पे भी डिपेंड करती है, तो वोल्टेज अगर स्टेबल होगा तो हम ज़्यादा अच्छे से ट्रांसमिट कर पाएंगे वोल्टेज, तो ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी। दूसरा स्टेबिलिटी, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, छोटा बड़ा डिस्टर्बेंस आएगा उसको कह सकते हैं सप्रेस करने के लिए हमारे पास कैपेसिटर और रिएक्टर लगे हुए हैं। तीसरा स्मूथली इंप्रूव वोल्टेज प्रोफाइल, यानी कि जैसे अगर हम कैपेसिटर इस्तेमाल करते तो कैपेसिटर भी काम करता, लेकिन उसमें क्या होता है, स्विचिंग ट्रांजिएंट आ जाते तो उतना स्मूथ नहीं था, लेकिन यहाँ पे हम लोग ये एसवीसी का इस्तेमाल करके बड़ा ही स्मूथ तरीके से अपना काम निकलवा सकते हैं। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस लेक्चर के अंदर मैंने एसवीसी को लगभग कवर कर दिया है और सारी बेसिक चीज़ें समझा दी जितनी ज़रूरत है आपके लिए। फिर भी अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो सर कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, आप मेरे को पर्सनली मेरे को मेल कर सकते हैं। बहुत लोग मेरे को मेल करते हैं कि मतलब मैसेज करते हैं कि वो मेरे से मिलना चाहते हैं या कॉन्टैक्ट चाहते हैं या कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। तो अगर कोई ऐसी बात है जो आप मैसेज कमेंट सेक्शन में नहीं बता सकते हो, तो मैंने मेल आईडी टेक इनसाइट की आपको दे रखी है, आप उस मेल आईडी पे जाके मेरे को मेल कर सकते हो कि सर हमें एक सर्टेन प्रॉब्लम डिस्कस करनी है। जो भी आपकी हो सकता है, वो आपकी स्टूडेंट रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कैरियर रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जो भी मेरे से बन पाएगा मैं आपके लिए अवेलेबल रहूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको एक अच्छा सॉल्यूशन दूँ जो कि आपके लिए बेनिफिटेड हो। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो यहाँ पे मेरे को मेल के थ्रू कर सकते हैं, और आपको अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिन्हें ज़रूरत है उनको शेयर करें ताकि ज़्यादातर लोगों तक ये पहुँच सके। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं देना है। अगेन आपने कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। ना यहाँ पे मेरी तरफ से ये जो रिएक्टिव जो हम लोग पढ़ रहे थे, रिएक्टिव पावर कंपनसेशन, बेसिकली पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट सीरीज, वो कंप्लीट हो गई है ना। नेक्स्ट हम लोग एक नई सीरीज पे बात करेंगे पावर सिस्टम की और देखेंगे, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।